हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे धारा 171 से और धारा 188 तक सभी धाराओं को बिल्कुल विस्तार में पढ़ेंगे। अब बात आती है कि भी कौन से चैप्टर के अंतर्गत ये धाराएं आती हैं, तो भाई चैप्टर 20 के अंतर्गत आती हैं। और चैप्टर 20 में क्या बात हुई है? चैप्टर 20 में बात हुई है चुनाव संबंधी नियम की बात हुई है। दोस्तों, ये धाराएं हैं कहां से कहां तक? तो भाई चुनाव संबंधी नियम की बात धारा 162 से 188 तक हुई है। 162 से 188 तक हुई है। लास्ट क्लासेज में हमने क्या पढ़ा है कि धारा 161, धारा 162 से धारा 170 तक सभी को बिल्कुल विस्तार में पढ़ा है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे धारा 171 से धारा 188 तक। दोस्तों, बिल्कुल नया टॉपिक है भाई। अपनी कॉपी पेन उठा लें भाई, साथ साथ में नोट करते रहें भाई। थोड़ा सा लास्ट क्लास का रिवीजन जल्दी जल्दी ले लेते हैं भाई। तो भाई धारा 162 में क्या बात हुई है? तो सभी में बात तो हुई है कि भी चुनाव संबंधी नियमों की बात हुई है। तो धारा 162 में क्या बात हुई है? तो भी धारा 162 में कहा गया है कि चुनावी क्षेत्र की बात हुई है, यानी कि इलेक्टोरल डिवीजन की बात हुई है। धारा 163 में क्या बात हुई है? तो भी धारा 163 में लिस्ट ऑफ वोटर की बात हुई है कि वोटर की लिस्ट को किस प्रकार तैयार किया जाएगा। ये कौन सी धारा के अंतर्गत आता है भाई? तो ये धारा 163 के अंतर्गत आता है। 164, 65 और 66 तीनों को हटा दिया गया है भाई 2018 में। इसके बाद बात आती है कि धारा 167 और फिर है धारा 168। दोस्तों, लास्ट क्लासेज में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, जहां पे हमने कहा था कि एक व्यक्ति का जो वोट है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों में नहीं हो सकता। वो थोड़ा सा उसमें आप थोड़ा सा करेक्शन करिए भाई। धारा 167 क्या है? 167 में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का वोट अगर ग्राम पंचायत के लेवल के ऊपर है, यानी कि गांव में है, तो भाई उस व्यक्ति का वोट एक से ज्यादा वार्ड के अंदर नहीं हो सकता भाई। एक से ज्यादा वार्ड के अंदर नहीं हो सकता। जैसे गांव को वार्ड के अंदर डिवाइड किया जाता है, उसी प्रकार पंचायत समिति को भी वार्ड के अंदर डिवाइड किया जाता है। उसी तरीके से जिला परिषद को भी वार्ड में डिवाइड किया गया है। तो भाई एक व्यक्ति का एक से ज्यादा वार्ड के अंदर वोट नहीं हो सकता। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 167 के अंतर्गत है। अब धारा 168 में क्या है कि धारा 168 में कहा गया है कि अगर एक व्यक्ति का एक वार्ड में वोट है, तो भाई एक वार्ड के अंदर एक से ज्यादा वोट नहीं हो सकता। वार्ड में एक से ज्यादा वोट नहीं हो सकता। कौन सी धारा के अंतर्गत है? धारा 168 के अंतर्गत है। धारा 169 की बात करते हैं कि भाई अवेलेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट स्टाफ, यानी कि सरकारी कर्मचारियों की उपलब्धता। यानी कि क्या होगा, जब भी वोटर की लिस्ट तैयार की जाएगी तो सरकार क्या करेगी? सरकार राज्य चुनाव आयोग को क्या करेगी कि भाई जो सरकारी कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी भी। कौन सी धारा के अंतर्गत है? धारा 169 के अंतर्गत है। इसके बाद बात हुई है कि भी धारा 170, जिसके अंदर सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन की बात हुई है कि भाई सिविल कोर्ट की कोई भी जुरिडिक्शन नहीं होगी भाई। कौन सी धारा के अंतर्गत है? धारा 170 के अंतर्गत। किस केस में भाई? वोटर की लिस्ट को लेके कोई भी जुरिडिक्शन नहीं होगा भाई। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 170 के अंतर्गत भाई। दोस्तों, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस सभी वीडियो का आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा। और जो बच्चे नए आए हैं भाई, तो भाई हम बता देते हैं कि धारा 170 तक सभी को हमने विस्तार में पढ़ाया है। इसके साथ 4 मॉक टेस्ट भी हैं, सभी का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको आगे की क्लास टाइम टू टाइम चाहिए है तो भी आप चैनल का सब्सक्रिप्शन करें, उससे आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगी। चलो भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें भाई, ठीक है भाई। तो भाई धारा 171 में क्या कहा गया है? धारा 171 में बात हुई है कि मेकिंग द फॉल्स डिक्लेरेशन। दोस्तों, याद कीजिए आपके हरियाणा ग्राम सेवक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेकिंग द फॉल्स डिक्लेरेशन की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है? तो भाई आपका राइट आंसर क्या था? राइट आंसर था धारा 171 भाई, ठीक है। हिंदी में बोले तो झूठी घोषणा करना भाई। झूठी घोषणा करना की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है? तो धारा 171 के अंतर्गत हुई है। दोस्तों, बिल्कुल विस्तार में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। और आज क्या है? आज चैप्टर 20 को कंप्लीट करेंगे भाई, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है, थोड़ा सा विस्तार के साथ बात करते हैं ताकि आपको सभी धाराएं याद रहें भाई। कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मतदाता सूची में झूठी घोषणा करता है और वह जानता है कि उसने जो भी बताया है वह सही नहीं है, तो उसे क्या है कि 1 साल तक की सजा हो सकती है। यानी कि मतदाता सूची तैयार करते वक्त अगर कोई व्यक्ति झूठी घोषणा करता है और उसको पता है कि मैंने झूठी घोषणा की है, जानबूझ के की है, तो भाई उस व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक की सजा हो सकती है। कम भी हो सकती है, यानी कि मैक्सिमम 1 साल तक की सजा हो सकती है, या फिर उसको 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर दोनों। यानी कि 1 साल तक की सजा भी हो सकती है,
भाई 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा और दोनों चीज़ें भी लगा सकते हैं, या सज़ा होगी, जुर्माना लगेगा, या फिर दोनों होंगे। आप सब जगह यही पढ़ते होंगे कि जहाँ जुर्माने और सज़ा की बात हुई है, या जुर्माना या फिर सज़ा या फिर दोनों, ये बात होती है। तो भाई कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 171 के अंतर्गत मेकिंग दी फॉल्स डिक्लेरेशन की बात हुई है। याद कीजिए कि मेकिंग दी फॉल्स डिक्लेरेशन की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है? तो धारा 171 के अंतर्गत हुई है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं धारा 172। क्या दिया गया है कि मतदाता सूची तैयार करते समय अपने सरकारी कर्तव्यों का उल्लंघन करना, यानी कि ब्रीच ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटी इन कनेक्शन विद द प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ द वोटर्स। भाई मतदाता सूची तैयार करते हुए इस धारा में तो हमने बात कर दी कि भाई कोई व्यक्ति अगर फॉल्स डिक्लेरेशन करेगा तो भाई उसको जुर्माना होगा, उसको सजा होगी। लेकिन इस धारा 172 में क्या है? धारा 172 में जो भी सरकारी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, जो कि धारा 169 के तहत क्या है कि काम कर रहे हैं, कि अवेलेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट स्टाफ की बात हुई है धारा 169 में। जो कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, जो वोटर लिस्ट तैयार कर रहे हैं, अगर वो अपनी ड्यूटी का उल्लंघन करते हैं, अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करते हैं, तो भाई उनके लिए भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं भाई। ठीक है भाई, कौन सी धारा में दिए गए हैं? धारा 172 के अंदर दिए गए हैं भाई। देखिए इसको भी थोड़ा सा हम करते हैं भाई। अगर कोई सरकारी कर्मचारी या फिर और कोई व्यक्ति, या तो सरकारी कर्मचारी होगा या फिर और कोई भी जो प्राइवेट होते हैं, उनको भी उसकी भी बात की गई है कि जिसको वोटर की लिस्ट तैयार करने की जिम्मेवारी दी गई है, कोई और व्यक्ति जो वोटर की लिस्ट को तैयार करने के लिए रखा गया है, वह सूची बनाते समय अगर अपनी ड्यूटी का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है भाई। और जुर्माना ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? दोस्तों ये सभी जुर्माने 2020 में ही किए गए हैं भाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपके हरियाणा पंचायती राज एक्ट में 2020 में जितनी भी ये जो अलग से पैसे रखे गए हैं, ये 2020 में ही लगाए गए हैं भाई सभी। ठीक है, तो भाई उसे जुर्माना लगाया जाएगा जो कि 5,000 तक का हो सकता है। 5,000 से ज़्यादा जुर्माना नहीं हो सकता भाई। अब बात आती है कि भाई उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लिया जाए। जब उसने अपनी ड्यूटी का उल्लंघन किया है तो क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए? तो भाई कहा गया है कि जब तक सरकार या फिर कौन है, राज्य चुनाव आयोग यानी कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर या फिर सरकार, जब तक उसके खिलाफ कोई कंप्लेन ना करे तब तक उसके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा भाई। कौन सी धारा के अंतर्गत भाई? तो धारा 172 के अंतर्गत भाई। दोस्तों बता देते हैं, धारा 167 और 168 को आप भाई थोड़ा सा करेक्ट करें, क्योंकि लास्ट क्लास में आपको थोड़ा सा गलत बता दिया गया है भाई। और एक हमारे दोस्त ने हमें कॉमेंट करके बताया कि सर इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है भाई। ठीक है भाई, तो भाई हम उसको बता रहे हैं। 167 में तो क्या है कि 167 में बात हुई है कि भाई एक से ज्यादा वार्ड में नहीं हो सकता, और धारा 168 में एक वार्ड में एक से ज्यादा बार वोट नहीं हो सकता भाई। ठीक है भाई, अब बात करते हैं भाई धारा 173 की भाई। किसी व्यक्ति की वोट डालने व चुनाव लड़ने की योग्यता, इस धारा को दोस्तों आप जानते हैं, पर्सन क्वालिफाइड टू वोट एंड बी इलेक्टेड। कहा गया है कि भाई कौन व्यक्ति वोट डाल सकता है। भाई किसी का अगर वोट बनेगा तो वही तो वोट डाल सकता है, किसी का वोट ही नहीं है तो क्या होगा कि वो वोट डाल ही नहीं सकता भाई। तो भाई उसके लिए क्या योग्यता है, चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता है, और किस व्यक्ति का वोट बनेगा भाई, कौन सी धारा के अंतर्गत बात हुई है? तो भाई धारा 173 के अंतर्गत बात हुई है। तो कहा गया है कि हर व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची के अंदर है या फिर उसको किसी भी अन्य कारण से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, जिसका मतदाता सूची में नाम है और उसको किसी भी कारण से, किसी भी कानून के तहत उसे अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, तो वह अपने चुनावी क्षेत्र के अंदर वोट डाल सकता है भाई। अपने चुनावी क्षेत्र के अंदर वो वोट डाल सकता है। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 173 के अंतर्गत। अब बात आती है क्या वो चुनाव लड़ सकता है भाई? क्या वो चुनाव लड़ सकता है? तो कहा गया है कि भाई जिस व्यक्ति का वोट है, सबसे पहले तो बात है कि भाई मत होना चाहिए, वोट होना चाहिए भाई। अगर वोट है और उसकी उम्र है जो 21 साल से 21 या 21 से ज्यादा है, तो भाई वो व्यक्ति कहीं भी किसी भी इलेक्टोरल डिवीजन के अंदर चुनाव लड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर उसका वही वोट है, जैसे गांव का है, ग्राम पंचायत के लेवल पे सरपंच और पंच का ही इलेक्शन लड़ सकता है भाई, वो कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, बस उसका वोट होना चाहिए भाई। ठीक है, असेंबली का भी लड़ सकता है, जिला परिषद का भी लड़ सकता है। ठीक है, तो भाई कौन सी धारा के अंतर्गत भाई? तो धारा 173 के अंतर्गत। धारा 171 में झूठी घोषणा करना, मेकिंग दी फॉल्स डिक्लेरेशन की बात हुई है। धारा 172 में मतदाता सूची तैयार करते समय सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनकी ड्यूटी का उल्लंघन करना भाई।
कौन सी धारा में? धारा 172 में। धारा 173 में क्या है कि किसी व्यक्ति की वोट डालने व चुनाव लड़ने की क्या है? चुनाव लड़ने की योग्यता 21 साल होनी चाहिए और उसका वोटर लिस्ट के अंदर नाम होना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सभी पॉइंट क्लियर हो गए हैं भाई। आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं धारा 174 में क्या दिया गया है कि दोहरी सदस्यता पर प्रतिबंध यानी कि साइमल्टेनियस और दी डबल मेंबरशिप, यानी कि धारा 174 में कहा गया है कि एक व्यक्ति एक साथ में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद का सदस्य नहीं हो सकता। अगर उसने 2 जगह से चुनाव लड़े हैं तो फिर भी क्या होगा कि उसको एक अपना पद खाली करना पड़ेगा भी। तो पहला तो पॉइंट है कि भाई तीनों का सदस्य नहीं हो सकता, अगर सदस्य है तो भाई इन्फॉर्म करे। फिर बात आती है कि अगर मान लिया कि कोई व्यक्ति पहले से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद किसी का भी सदस्य है, अगर वो असेंबली का चुनाव लड़ता है, अगर वो विधानसभा में कोई विधानसभा की कोई सीट जीत जाता है या फिर संसद के अंदर चला जाता है, तो फिर क्या होता है, तो जो इसके पास पहले से क्या है, सदस्यता है भाई ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद की, तो उसको उस पद को खाली करना पड़ेगा भाई, उस पद को खाली करना पड़ेगा। और क्या होगा, राज्य चुनाव आयोग को बताना होगा भाई। ठीक है। फिर बात आती है कि अगर एक व्यक्ति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद तीनों के अंदर इलेक्शन लड़े या फिर ग्राम पंचायत या पंचायत समिति के ऊपर लड़े भाई, यानी कि एक से ज्यादा इलेक्शन लड़े, अगर दोनों जगह अगर वो जीत जाता है तो फिर क्या होगा भाई, तो फिर कहा गया है कि वह व्यक्ति राज्य चुनाव आयोग को 15 दिन के अंदर यह बताएगा कि उसे कौन सी सीट चाहिए, यानी कि उसको ग्राम पंचायत का सदस्य रहना है या फिर पंचायत समिति का या फिर जिला परिषद का। अगर वो 15 दिन के अंदर नहीं बताता है, यानी कि नहीं बताता है, तो क्या होगा कि राज्य चुनाव आयोग अपनी मर्जी से उनको कोई भी सदस्यता सौंप सकता है, या तो ग्राम पंचायत की करेगा या फिर पंचायत समिति की या फिर जिला परिषद की। कौन सी धारा के अंतर्गत है? धारा 174 के। दोस्तों याद करिए कि भाई धारा 174 में जो बात हुई है वो क्या है कि भाई 2 सदस्यता नहीं हो सकती एक व्यक्ति के पास। ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं धारा 175 में बात हुई है कि चुनाव लड़ने संबंधी अयोग्यता भाई, अयोग्यता यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी इलेक्शन कमीशन होता है, जो राज्य चुनाव आयोग है, उसने क्या किया है कि भाई कुछ रूल बनाए हैं, कुछ नियम बनाए हैं कि भाई अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ पहले से कोई केस चल रहा है तो भाई वो चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी कि ऐसे कुछ बहुत ज्यादा प्रोसीजर होते हैं कि भाई आपके पास पहले से एक सदस्यता है तो आप दूसरी के ऊपर भाई 2 के ऊपर एक से ज्यादा काम नहीं कर सकते भाई। तो इस तरीके के जो नियम बनाए गए हैं वो कौन सी धारा के अंतर्गत हैं भाई, तो धारा 175 के अंतर्गत हैं। दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि धारा 175 में अयोग्यता की बात हुई है, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन के नियम की बात हुई है। ठीक है। जैसे किसी के खिलाफ कोई केस चल रहा है तो ये सभी किसके अंदर आते हैं भाई, ये 175 के अंतर्गत आते हैं। बताने में तो बहुत ही ज्यादा प्रोसीजर है, बहुत ज्यादा नियम है भाई धारा 175 में। अगर सभी को डिस्कस करेंगे तो भाई पूरी क्लास में यही नियम डिस्कस होंगे। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलें कि भाई धारा 175 में क्या बात हुई है, अयोग्यता की बात हुई है, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन की बात हुई है भाई। ठीक है भाई। अगर इनका नियमों का उल्लंघन करता है, यानी कि पहले से कोई अपने चुनावी घोषणा पत्र में बताता नहीं है कि भाई मेरे खिलाफ केस चल रहा है, तो भी धारा 175 के तहत उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। वो हम आगे बात करेंगे भाई। ठीक है। अब धारा 176 भी, धारा 176 में क्या है कि न्यायाधीश के द्वारा चुनावी जांच की वैधता का निर्धारण करना। दोस्तों इससे पहले हमने धारा 170 भी पढ़ी है, उसमें कहा गया है कि सिविल कोर्ट की कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए भाई। लेकिन वो उस केस में थे कि जब वोटर की लिस्ट तैयार हो रही थी कि इस वोटर का नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं डाला गया है, तो भाई जो लिस्ट तैयार करने से रिलेटेड है उसमें क्या है कि सिविल कोर्ट को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है धारा 170 के अंतर्गत। लेकिन धारा 176 में क्या बात हुई है कि मान लिया कि चुनाव हो गया भाई, ठीक है, चुनाव कंप्लीट हो गया, लेकिन क्या पता कि जो चुनाव हुए हैं, जो चुनाव किसके हुए हैं भाई, जैसे कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, सरपंच, पंच, या फिर किसके, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, चेयरमैन के, वाइस चेयरमैन के, सभी के चुनाव हुए हैं। लेकिन जो व्यक्ति जीत जाते हैं वो तो ठीक है भाई, लेकिन जो व्यक्ति हार जाते हैं तो उनके पास एक ऑप्शन भी बचता है कि क्या चुनाव के अंदर कोई धांधली तो नहीं हुई है, या फिर किसी और व्यक्ति को भाई उस क्षेत्र के अंदर लगे कि भाई चुनाव के अंदर बहुत ज्यादा गलत तरीके के बहुत ज्यादा यानी कि साधन प्रयोग किए गए हैं भाई,
तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वो व्यक्ति कोर्ट जा सकता है भाई। वो व्यक्ति कहाँ जा सकता है भाई, कोर्ट जा सकता है। जिस दिन चुनाव का, इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो घोषित हुआ है, उसके 30 दिन के अंदर सिविल कोर्ट में जा सकता है। अब कौन से सिविल कोर्ट में जाएगा भाई, सिविल कोर्ट उसी अधिकार क्षेत्र में जहां पे चुनाव हुए हैं उसके उस क्षेत्र में कौन सा सिविल कोर्ट है, उसी में क्या कर सकता है, इलेक्शन की पेटिशन डाल सकता है भाई। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव जैसे कि भाई क्या होते हैं, एमपी और एमएलए के चुनाव होते हैं तो बहुत ज्यादा पेटिशन डलती रहती है। कोई हाई कोर्ट के अंदर जाती है पेटिशन की भाई गलत तरीके से चुनाव कराया गया है। ऐसी इस प्रकार इसमें भी क्या है कि आप पेटिशन डाल सकते हैं, सिविल कोर्ट में आप पेटिशन डाल सकते हैं। कौन सी धारा के अंतर्गत है, धारा 176 के अंतर्गत। जैसे ही पेटिशन डलेगी फिर प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, जांच होगी। कौन करेगा, न्यायाधीश करेगा भाई। कौन सी धारा के अंतर्गत करेगा, धारा 176 के अंतर्गत करेगा। धारा 174 में डबल मेंबरशिप की बात हुई है, एक से ज्यादा सदस्यता नहीं हो सकती। साथ साथ में याद करिए भाई, धारा 175 में क्या है कि डिस्क्वालिफिकेशन के नियमों की बात हुई है, और धारा 176 में न्यायाधीश के जांच करने की बात हुई है। चुनावी जांच की वैधता, यानी कि भाई चुनाव हुए हैं उसकी वैधता, यानी कि कितने वैध हैं, कितने लीगल है भाई, कौन सी धारा में है भाई, धारा 176 में दिए गए हैं भाई। आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं धारा 177, 78 और 79 भाई। ठीक है भाई, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें भाई, और साथ साथ में भाई नोट करते रहें भाई। ठीक है, बाद में कर लेना स्क्रीनशॉट, जैसे पहले आप भाई साथ साथ में समझ लें और फिर बाद में भी आप नोट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो धारा 177 के अंदर क्या दिया गया है कि सदस्य बने रहने के लिए अयोग्यता, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर कंटिन्यूइंग एज दी मेंबर भाई। दोस्तों हिंदी के अंदर थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन इंग्लिश के अंदर बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, लेकिन आपको कहा क्या गया है, बात इसके ऊपर है भाई। ठीक है, तो कहा गया है कि जैसे कि धारा 175 में तो भाई डिस्क्वालिफिकेशन की बात होगी, अयोग्यता के नियम बना दिए भाई। ठीक है, अब 176 में क्या है कि भाई क्या है कि भाई किसी सदस्य को या पोजीशन के किसी सदस्य को लगे कि भाई चुनाव के अंदर धांधली हुई है, तो भाई कोर्ट के अंदर पेटिशन डालो भाई। कौन सी धारा के अंतर्गत, धारा 176 के अंतर्गत है। चलो भाई ठीक है भाई, चुनाव भी रद्द नहीं हुआ। अब बात आती है भाई धारा 177 में कि मान लिया कि ठीक है इलेक्शन हो गए, मेंबर बन गया भाई, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद के सदस्य बन चुके हैं भाई। ठीक है भाई, अब बात आती है कि कभी जांच हो और फिर पता चले कि वो व्यक्ति धारा 175 के तहत अयोग्य है भाई। मान ला कि उसका कार्यकाल चल रहा है, लेकिन फिर भी क्या है कि उसने धारा 175 के तहत गलत घोषणाएं की हैं। ठीक है, तो भाई क्या है कि इलेक्शन के टाइम भी वो क्या था, अयोग्य घोषित था, लेकिन उसने क्या है कि भाई झूठ का सहारा लिया और क्या है कि अपने पद के ऊपर जीत गया भाई। ठीक है, तो भाई बाद में अगर पता चलेगा तो भाई कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या फिर जिला परिषद का कोई भी सदस्य जिसको चुन लिया गया है, लेकिन वो चुनाव के समय भी अयोग्य घोषित था, तो भी उसको अपना पद खाली करना पड़ेगा, उसको अपना पद खाली करना पड़ेगा भाई। कौन सी धारा के अंतर्गत अयोग्य है भाई, धारा 175 के तहत। और 177 में क्या किया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा भाई, उसको हटा दिया जाएगा, उसका पद खाली हो जाएगा। इसके साथ में यह भी कहा गया है कि चलो भाई ठीक है भाई, धारा 175 के अंदर जो घोषणाएं दी थी वो तो ठीक है, लेकिन जिस टाइम पे उसका कार्यकाल चल रहा है, लेकिन फिर भी धारा 175 के अंदर कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जो कि कार्यकाल के चलते समय की है भाई। ठीक है, जब वो कर रहा है तो यानी कि क्या पता कि वो जिन ग्रामीणों के लिए बनाया गया है या फिर जिन वोटर्स के लिए बनाया गया है उनकी बातों को नहीं मान रहा भाई, तो भाई वो भी क्या है कि उसमें भी डिस्क्वालिफिकेशन की बात हुई है धारा 175 में। तो भाई क्या है कि कार्यकाल के दौरान भी अगर वो धारा 175 का उल्लंघन करता है तो भाई क्या है कि उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा भाई। कौन सी धारा के अंतर्गत भाई, धारा 177 के अंतर्गत। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि उसकी सीट खाली हो जाएगी, और यह निर्णय कि उसका पद खाली होगा या नहीं होगा, यह निर्णय किसका रहेगा, ये निदेशक का निर्णय रहेगा। अगर उस सदस्य को यह लगता है कि भाई जो निदेशक का निर्णय सही नहीं है, अगर उसको आपत्ति है, तो भी वो सरकार को अपील कर सकता है भाई, सरकार को अपील कर सकता है। साफ साफ शब्दों में धारा 177 ये है कि अगर मान लिया कि कोई व्यक्ति गलत घोषणा करता है, बाद में उसका पता चलता है, तो भी उसको उसका पद से हटा दो भाई। या फिर क्या है कि कार्यकाल के दौरान भी अगर वो कुछ गलत कार्य करता है जो कि नियमों का उल्लंघन है भाई, तो उसको हटा दो। निदेशक इसका फैसला लेगा, निदेशक के फैसले से अगर आपत्ति है तो भी सरकार के पास आप जा सकते हैं भाई। कौन सी धारा के अंतर्गत, धारा 177 के अंतर्गत है। इसके बाद बात करते हैं भाई कि धारा 178 यानी कि चुनाव अवैध घोषित होने पर ताजा चुनाव भाई। ठीक है, धारा 177 के तहत, 176 के तहत, धारा 176 के तहत क्या हुआ कि भाई इलेक्शन, मान लिया कि कोर्ट ने कह दिया कि भाई अवैध इलेक्शन हुए हैं, इनवैलिड इलेक्शन हुए हैं, तो भाई इलेक्शन को रद्द करो भाई। अब इलेक्शन रद्द होंगे तो क्या होगा
क्या कहा गया है देखिए, अगर धारा 176 के तहत उसके इलेक्शन को रद्द माना जाए और फिर धारा 177 के तहत उसका पद खाली हो जाए। 176 के तहत तो भाई कोर्ट क्या देगा, फैसला देगा, क्या करेगा, उसको रद्द करेगा। या फिर क्या होगा कि धारा 177 के तहत, जिसमें धारा 175 के तहत उल्लंघन हुआ है, तो भाई दोनों केस के अंदर उसके पद को खाली माना जाएगा। और अगर पद खाली हो गया, सीट खाली हो गई, तो फिर क्या होगा भाई, ताजा इलेक्शन कराए जाएंगे। क्या किए जाएंगे भाई, ताजा इलेक्शन कराए जाएंगे। आप साथ साथ में नोट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो भाई कौन सी धारा के अंतर्गत इलेक्शन होंगे भाई, धारा 178 के अंतर्गत इलेक्शन कराए जाएंगे भाई। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं धारा 179 भाई। 179 में क्या दिया गया है, चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा सरकार से कर्मचारी उपलब्ध करवाने की शक्ति, यानी कि पावर ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन टू रिक्वायर द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट स्टाफ। दोस्तों इसके साथ में थोड़ा सा एक आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि धारा 169, याद कीजिए धारा 169 में क्या बात हुई थी कि भाई जो सरकारी कर्मचारियों की उपलब्धता की बात हुई थी, ठीक है। लेकिन वो क्या हुई थी उस टाइम पे, जो उपलब्धता थी वो क्या थी कि भाई वोटर लिस्ट तैयार करने से रिलेटेड थी। वोटर लिस्ट तैयार करने से रिलेटेड कहां पे थी, धारा 169 के अंतर्गत है। अब भाई इसमें 10 जोड़ दें, धारा 179 में क्या है कि जिस टाइम पे इलेक्शन कराए जाएंगे, जिस टाइम पे इलेक्शन होंगे, जिस दिन इलेक्शन होते हैं उस दिन भी तो स्टाफ की जरूरत होती है। मतलब वोटर लिस्ट तो पहले ही तैयार हो चुकी है। अब क्या है कि जिस दिन चुनाव होने हैं उस दिन क्या चाहिए, पुलिस भी चाहिए भाई। सब चीज़ों को लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या चाहिए, पुलिस चाहिए। और या फिर और कोई भी टीचर्स वगैरह चाहिए जो कि चुनाव को कराएंगे। तो भाई वो गवर्नमेंट का जो स्टाफ है वो कहाँ से आएगा। तो भाई इसमें कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोग को ये शक्ति दी गई है कि वो सरकार से स्टाफ की मांग कर सकता है, स्टाफ की मांग कर सकता है। ये शक्ति किसको दी गई है, ये राज्य चुनाव आयोग को दी गई है। कौन सी धारा के अंतर्गत दी गई है, तो धारा 179 के अंतर्गत दी गई है भाई, ठीक है भाई। तो भाई ये थे धारा 177 में डिस्क्वालिफिकेशन की बात कि भाई आगे जब चुनाव हो चुका है तब उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। 178 में कि भाई ताजा चुनाव कराए जाएंगे। और 179 में राज्य चुनाव आयोग की स्टाफ के लिए, सरकारी कर्मचारियों की उपलब्धता के लिए सख्ती की बात हुई है भाई, ठीक है भाई। दोस्तों अगर चैनल पे नए आए हैं तो भी चैनल का सब्सक्रिप्शन जरूर कर लें भाई। इसके साथ साथ में कमेंट भी जरूर करें भाई, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें भाई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। ये दोस्तों इसके बाद बात करते हैं धारा 180 में क्या दिया गया है कि मतदान केंद्र के आसपास वोट मांगने पर रोक, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ द कन्वेंसिंग इन और द नियर द पोलिंग स्टेशन। कन्वेंसिंग का मतलब होता है भाई वोट मांगना, ठीक है। तो भाई क्या कहा गया है कि भाई चुनाव के दिन कोई भी व्यक्ति भाई क्या है कि मतदान केंद्र के आसपास वोट नहीं मांग सकता भाई, वोट नहीं मांग सकता। तो क्या दिया गया है भाई, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें भाई, ठीक है भाई। तो भाई धारा 180 में कहा गया है कि भाई चुनाव के दिन कोई भी व्यक्ति या तो मतदान केंद्र में या फिर मतदान केंद्र के आसपास 100 मीटर के दायरे में। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं जिस टाइम पे चुनाव होते हैं तो भैया आप देखते हैं कि पुलिस का पहरा होता है भाई, 100 मीटर तक भाई किसी वाहन को भी खड़ा नहीं होने देते भाई वहां पे। तो 100 मीटर का ये होता है कि 100 मीटर तक आप ना तो वोट मांग सकते हैं, ना वहां पे भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं। जिसको वोट डालना है वो पोलिंग स्टेशन में जाएगा, अपना वोट डाल के आएगा। ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए भाई। कितने मीटर के दायरे में भाई पूछ लिया जाता है कई बार, तो 100 मीटर के दायरे में भाई, 100 मीटर के दायरे में भाई। तो भाई क्या क्या नहीं कर सकते भाई, 100 मीटर के दायरे में क्या क्या नहीं कर सकते हम, या तो वोट नहीं मांग सकते या फिर किसी का वोट नहीं छीन सकते भाई। किसी का वोट छीन लेके हम डाल देंगे भाई, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसके साथ में कहा गया है कि वोट डालने से मना करना, अगर कोई व्यक्ति वोट डालने आ रहा है हम उसको मना कर दें भाई। तो अगर ये करते हैं तो ये भी क्या है कि गैर कानूनी है। अगर इन सभी नियमों का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो कहा गया है कि उस व्यक्ति को 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। कौन सी धारा के अंतर्गत लगाया जाएगा, तो धारा 180 के अंतर्गत लगाया जाएगा भाई। अब बात आती है भाई धारा 181 में क्या दिया गया है कि मतदान केंद्र के आसपास उच्छल आचरण के लिए दंड, यानी कि पेनल्टी फॉर द डिसऑर्डरली कंडक्ट इन और नियर द पोलिंग स्टेशन। भाई पोलिंग स्टेशन के आसपास भाई आप मिसकंडक्ट यानी कि डिसऑर्डरली यानी कि आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा भाई, फिर क्या होगा। कौन सी धारा के अंतर्गत दिया गया है, धारा 181 में पेनल्टी फॉर द डिसऑर्डरली कंडक्ट इन और नियर द पोलिंग स्टेशन। हिंदी के अंदर तो ये भी आपको जो भी हिंदी अच्छे से जानते हैं वो तो इसका मीनिंग समझ सकते हैं।
वैसे हम तो इंग्लिश में बता देते हैं भाई डिसऑर्डरली, यानी कि जो भी आपको आदेश दिया गया है उससे आप अपोजिट चल रहे हैं भाई, ठीक है। तो भाई क्या कहा गया है धारा 181 में, कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव के दिन पोलिंग स्टेशन के आसपास कोई लाउड स्पीकर यूज करता है, लाउड स्पीकर से वोट मांगता है, तो भी वो क्या है, वो गैर कानूनी है। क्या है भाई, गैर कानूनी है। कौन सी धारा के अंतर्गत गैर कानूनी है? धारा 181 के अंतर्गत गैर कानूनी है भाई। या फिर वोटर्स के ऊपर चिल्लाता है, या फिर सरकारी कर्मचारियों के कार्यों के अंदर बाधा डालता है, लाउड स्पीकर का यूज करता है, वोटर्स पे चिल्लाता है, या फिर सरकारी कर्मचारियों के कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है, तो भाई क्या कहा गया है कि उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। और दंडित में क्या है कि उसके व्यक्ति के ऊपर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा भाई, ठीक है भाई। इसके साथ में यह भी कहा गया है कि अगर भाई पोलिंग स्टेशन का एक क्या होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिसको हम प्रीसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं भाई। अगर उसको लगता है कि कोई व्यक्ति अगर सरकारी कार्यों के अंदर बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो भाई वह व्यक्ति क्या कर सकता है, पुलिस को बुलवा सकता है, पुलिस उसको अरेस्ट करेगी भाई, पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। किस धारा के अंतर्गत भाई? तो भाई धारा 181 के अंतर्गत, धारा 181 के अंतर्गत। दोस्तों थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आप समझिए, क्योंकि देखिए यहां भी पेनल्टी है, यहां भी पेनल्टी है, और कहीं ना कहीं इसमें भी पेनल्टी की बात हुई है, इसमें भी पेनल्टी की बात हुई है। तो भाई आप ये कंफ्यूज ना हो। यहां पे हमने क्या किया कि लाउड स्पीकर का यूज करता है, इसके साथ साथ में वोटर्स के ऊपर चिल्लाता है और सरकारी कार्यों के अंदर बाधा उत्पन्न करता है, तो भी उस व्यक्ति को प्रीसाइडिंग ऑफिसर पुलिस को बुलवा के बाहर करवा सकता है और उसके ऊपर जुर्माना भी लगा सकते हैं 5,000 रुपए तक। अब धारा 182 के अंदर भी कुछ ऐसी बात हुई है, देख लेते हैं भाई। क्या पता आगे आने वाले टाइम के अंदर क्या हो जाए कि धारा 181 और 82 को एक ही बना दिया जाए और इसको स्किप कर दिया जाए भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा धाराएं तो ऐसी ही बनाई गई हैं कि जिनका कोई यूज नहीं है। जैसे पहले वाली धारा के अंदर हम पढ़ लेते हैं, फिर दोबारा से वही बात हुई है, थोड़े से 2 वर्ड चेंज कर दिए, इसलिए 182 बनाने की क्या जरूरत थी, 181 में ही डाल देते भाई, ठीक है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है भाई। लेकिन क्या करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाई क्या है कि हमें सब धाराएं याद करनी होंगी, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसे आएगा 181, 82, 83 और 84, हम तो वहां पे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। अब क्या है कि मतदान केंद्र में दुराचार के लिए दंड, यानी कि पेनल्टी फॉर द मिसकंडक्ट एट द पोलिंग स्टेशन भाई, मिसकंडक्ट के लिए कहा गया है पेनल्टी लगाई जाएगी भाई। क्या कहा गया है इसमें भी देख लेते हैं भाई। क्या है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव के समय मिसकंडक्ट करता है, चुनाव चल रहा है भाई, उस टाइम पे मिसबिहेव करता है, मिसकंडक्ट करता है, ठीक है, तो क्या करता है कि प्रीसाइडिंग ऑफिसर के निर्देशों का उल्लंघन करता है भाई। पहले निर्देश दे दिए जाते हैं कि भाई 100 मीटर के दायरे में ना रहें भाई, सरकारी कर्मचारियों का उल्लंघन ना करें भाई, और भाई अपने अच्छे से वोट डालें भाई। इनका सभी का अगर पालन नहीं करता है तो क्या होता है, प्रीसाइडिंग ऑफिसर उसे बाहर निकाल देगा, प्रीसाइडिंग ऑफिसर बाहर निकाल देगा। अगर देखा जाए तो 181 में भी यही बात हुई है। इसलिए आपके लिए क्या है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाई ये वर्ड याद रख लें भाई, आचरण के लिए दंड या फिर मिसकंडक्ट एट दी पोलिंग स्टेशन भाई, यही आपके पास ऑप्शन है भाई, ठीक है। पुलिस के द्वारा उसको बाहर क्या कर सकता है, बाहर करवा सकता है। इसके साथ में ये भी कहा गया है कि अगर कोई मान लिया कि वोटर्स है वो वोट डालने आ रहा है भाई, लेकिन आप उसको नहीं रोक सकते भाई, ये बहाना नहीं ले सकते कि इसने मिसकंडक्ट किया है, कि आप वोटर्स को नहीं रोक सकते, जो मिसकंडक्ट कर रहा है उसको आप रोक सकते हैं भाई, ठीक है। अगर जिस व्यक्ति को बाहर निकाला गया है उसके ऊपर 5,000 रुपए का जुर्माना जो लगाने की बात हुई है, अगर वो व्यक्ति दोबारा से अगर मान लो पोलिंग स्टेशन में आता है, तो कहा गया है भाई उसके ऊपर 5,000 रुपए तक का क्या होगा कि जुर्माना लगा दिया जाएगा। वही बात है भाई, इसमें भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो भाई ये भी किसके अंतर्गत है भाई, ये भी धारा 182 के अंतर्गत है भाई, ठीक है। 180 में मतदान केंद्र के आसपास वोट ना मांगे भाई। धारा 181 में भाई कि अगर आप भाई क्या करेंगे कि भाई ऑर्डर के तरीके से, यानी कि आदेश जो दिए गए हैं उनको ना मानेंगे, तो भाई क्या होगा, पेनल्टी लगेगी भाई, 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, पुलिस उठा के ले जाएगी। कौन सी धारा के अंतर्गत, धारा 181 के अंतर्गत है, ठीक है भाई। धारा 182 मतदान केंद्र में दुराचार के लिए भाई मिसकंडक्ट कर रहे हैं, तो भाई प्रीसाइडिंग ऑफिसर आएगा, फिर क्या करेगा, एक बार तो समझाएगा, फिर ना समझे तो भाई पुलिस को बुलाएगा तो भाई पुलिस बाहर करेगी भाई, दोबारा से आओगे तो फिर से 5,000 रुपए का जुर्माना लग जाएगा भाई,
ठीक है भाई। तो ये सब बात हुई है धारा 180, 81 और 82 में भाई। आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं धारा 183। 183 में क्या दिया गया है कि मतदान में गुप्तता यानी कि मेंटेनेंस ऑफ द सीक्रेसी ऑफ द वोटिंग। दोस्तों याद कीजिए, आपके हरियाणा ग्रामस्व के एग्जाम में ये पूछा गया था, मेंटेनेंस ऑफ द सीक्रेसी ऑफ वोटिंग यानी कि मतदान में गुप्तता की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है। तो भाई धारा 183 आपका क्या था भाई, राइट आंसर था भाई। ठीक है भाई, तो इस धारा के अंतर्गत क्या दिया गया है, चलो भाई देख लेते हैं। कहा गया है कि जहां पर भी चुनाव होता है वहां पर हर अधिकारी, हर गवर्नमेंट का अधिकारी या फिर क्या होता है कोई भी एजेंट या फिर और कोई व्यक्ति जो कि अपनी ड्यूटी करता है, वोटों की गिनती व रिकॉर्ड रखता है, वह चुनाव को गुप्त तरीके से कराएगा। ये नहीं कि भाई वो वोटों की जो काउंटिंग है साथ साथ में चलती रहती है वो हर व्यक्ति को बता देगा, क्योंकि उससे क्या हो जाता है कि वोटिंग प्रभावित हो जाती है, इलेक्शन का रिजल्ट ही बदल जाता है कई बार। ठीक है, तो भाई उसको कहा गया है कि भाई आप वोटों की काउंटिंग साथ साथ में ना बताएं भाई, किसी को ना बताएं, इसको गुप्त रखा जाए भाई। अगर कोई अधिकारी ऐसा करता है तो भाई उसको दंड दिया जाएगा, और दंड क्या दिया गया है भाई, 3 महीने तक की, 1 महीने की भी हो सकती है, 2 महीने की भी हो सकती है, 3 महीने की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने की सजा हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना 5,000 रुपये तक का हो सकता है, या फिर कहा गया है कि दोनों चीज़ें भी लगाई जा सकती है। ठीक है भाई, तो जो चुनाव है वो किस प्रकार किया जाएगा, सीक्रेट बैलेट से कराया जाएगा, और क्या किया जाएगा, जो भी वोटिंग होगी वो गुप्त रखी जाएगी भाई। किस धारा के अंतर्गत रखी जाएगी, तो धारा 183 के अंतर्गत रखी जाएगी भाई। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं धारा 184। 184 में क्या कहा गया है, कोई भी अधिकारी किसी भी प्रतिनिधि या सदस्य के लिए कार्य व मतदान को प्रभावित नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई अधिकारी नियुक्त किया गया है, वो किसी सदस्य के लिए वहां पे वोट मांग रहा है, ऐसा नहीं होगा। या फिर जो भी वोटर्स वोट डालने आ रहे हैं उनको ये कह रहा है कि आप इस कैंडिडेट को वोट दीजिए भाई। तो भाई क्या है कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी नियुक्त किए जाते हैं, उनका काम केवल क्या होता है, वहां पे अपनी ड्यूटी यानी कि अपने कर्तव्यों का पालन करने का होता है। वो चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकते भाई। क्या नहीं कर सकते भाई, चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकते। दोस्तों आपका धाराएं याद करने के साथ साथ आपको ये डेली लाइफ में पता भी होना चाहिए कि भाई जो आपकी वोटिंग होती है, जब आप वोट डालने जाते हैं, कौन कौन वहाँ पे अधिकारी होते हैं भाई, किस अधिकारी का क्या काम होता है, कितनी दूर तक यानी कि हम क्या कर सकते हैं, गैर कानूनी माना जाता है कि वोटिंग, तो ये सब आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, एग्जाम को अगर छोड़ भी दें तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अभी तो क्या है कि हरियाणा ग्रामस्व के एग्जाम में भी धाराएं पूछी जाएंगी, तो आपके लिए याद करना क्या है कि अनिवार्य हो गया है भाई। ठीक है, तो ऑफिशियल ETC एट द इलेक्शन नॉट टू एक्ट फॉर द कैंडिडेट फॉर इन्फ्लुएंस द वोटिंग, यानी कि वोटिंग को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते भाई। तो इसके बारे में देख सकते हैं भाई क्या दिया गया है, क्या लिखा क्या गया है भाई बेर एक्ट में। देखिए भाई, कोई भी व्यक्ति जो कि रिटर्निंग ऑफिसर भाई, निर्वाचन अधिकारी, देखिए 3 वर्ड मैं यूज करूंगा यहाँ पे कि एक है निर्वाचन अधिकारी यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर, एक होता है प्रीसाइडिंग ऑफिसर, और एक होता है पोलिंग ऑफिसर। दोस्तों 3 वर्ड याद कर लीजिए, एक होता है रिटर्निंग ऑफिसर, एक होता है प्रीसाइडिंग ऑफिसर, और एक क्या होता है पोलिंग ऑफिसर। अब भाई रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, तो रिटर्निंग ऑफिसर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर होता है भाई। जैसे भाई हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो भिवानी है, ठीक है भाई। अब भिवानी में अगर बात करें तो तोसाम की भाई, खंड तोसाम की बात करें तो तोसाम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है भाई। यहाँ पे चुनाव कराए जाते हैं किसके भाई, विधानसभा की एक सीट है भाई ये, ठीक है। तो भाई यहाँ पे इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर एक रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है, एक रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है। फिर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कितने पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, तो भी हर एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर एक प्रीसाइडिंग ऑफिसर होता है। याद कीजिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर कौन होता है, रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि निर्वाचन अधिकारी होता है। और जितने पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, प्रीसाइडिंग ऑफिसर को दी गई है। अब तीसरा एक ऑप्शन और है कि भाई पोलिंग ऑफिसर कौन होता है, तो भाई जब हमारा जो प्रीसाइडिंग ऑफिसर क्या है
कि अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित रहे तो कौन चुनाव कौन कराता है? वो पोलिंग ऑफिसर कराता है। तो भाई इसमें क्या होता है? सबसे ऊपर होता है रिटर्निंग ऑफिसर होता है, फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नीचे पोलिंग ऑफिसर कार्य करता है। भाई पोलिंग ऑफिसर कार्य करता है। तो इनको बिल्कुल हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अब हर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन भी रहेगा कि ये रिटर्निंग ऑफिसर होता कौन है? क्या ये कोई पोस्ट है? भाई ये कोई पोस्ट नहीं है। क्या करते हैं कि जिस टाइम पे भी इलेक्शन आता है उस टाइम पे किसी भी डीएम को या फिर किसी भी आईएएस ऑफिसर को क्या कर देते हैं? रिटर्निंग ऑफिसर बना देते हैं कि आप इस एरिया के अंदर पूरे इलेक्शन का जिम्मा लीजिए भाई, ठीक है। उनके पास पहले से कोई पद है, उनको एक्स्ट्रा कार्यभार दिया जाता है भाई, ठीक है। फिर पूछा जाए कि भाई ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? क्या ये भी आईएएस ऑफिसर होता है? नहीं भाई, ये आईएएस ऑफिसर नहीं होता। एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो वोटिंग कराई जाती है उसके लिए एक जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो या तो किसी स्कूल का प्रिंसिपल होता है या फिर कोई सीनियर टीचर होता है। भाई कोई सीनियर टीचर होता है, उनके पास भी पहले से कोई पोस्ट है, पहले से नौकरी लगे हुए हैं भाई। लेकिन जब इलेक्शन आता है तो उनको कुछ कार्य दिए जाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है भाई, ठीक है। तो भाई प्रिंसिपल या फिर टीचरों की को क्या बना दिया जाता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना दिया जाता है। जैसे चुनाव खत्म होता है अपना जो कार्य है वो करो भाई, ठीक है। और पोलिंग ऑफिसर उनके नीचे काम करते हैं भाई, पोलिंग ऑफिसर उसके नीचे काम करते हैं। इस तरीके से है भाई। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आप सभी को रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर क्लियर हो गए होंगे भाई, ठीक है भाई। तो भाई साथ साथ में वीडियो को शेयर करते रहें, और भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें भाई। अब धारा 184 पे आते हैं। हम कुछ और ही डिस्कस करने लग गए थे क्योंकि इसके अंदर तीनों टर्म यूज हुई हैं भाई। देखिए क्या कहा गया है, कोई भी व्यक्ति जो कि रिटर्निंग ऑफिसर या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर या फिर कोई और अधिकारी जो कि राज्य चुनाव आयोग ने नियुक्त किया है भाई चुनावी संबंधी कर्तव्यों के लिए, चुनाव के लिए किसी अन्य अधिकारी को भी नियुक्त किया गया है, ऐसा कोई भी आचरण नहीं करेगा जिससे चुनाव प्रभावित हो। यानी कि ये सभी अधिकारी क्या करेंगे? जितने भी वोटिंग के टाइम पे अधिकारी होते हैं वो कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी एक कैंडिडेट का कोई प्रचार हो रहा हो और वोटिंग प्रभावित हो जाए भाई, वोटिंग प्रभावित हो जाए। इसके साथ में ये भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, जिसमें ये सभी अधिकारी तो हो गए, साथ में पुलिस के अधिकारी भी होते हैं भाई जिनकी बाहर नियुक्ति की जाती है, तो किसी भी व्यक्ति को वोट डालने के लिए नहीं मनाएंगे, किसी भी व्यक्ति के लिए प्रचार नहीं करेंगे, किसी को वोट डालने के लिए नहीं रोकेंगे। अगर कोई ऐसा करता है तो भाई उन्हें 6 महीने की सजा हो जाएगी और 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों चीजें की जा सकती हैं। धारा 184 का साफ साफ मतलब ये है कि भाई कोई भी सरकारी कर्मचारी है किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी प्रचार नहीं कर सकता भाई, ऐसा कार्य न करे जिससे वोटिंग प्रभावित हो जाए भाई। किसी को वोट देने से रोक नहीं सकते और किसी को वोट देने के लिए मना नहीं सकते कि भाई चलो भाई वोट डालो, क्या नाम है, वोट डालना बहुत जरूरी है। वहां पे अपना ज्ञान नहीं बांटना है इनको, इनका काम है कि वहां पे कार्य करना। वो वोट मांगने का काम उन कैंडिडेट का होता है जो पहले हो चुके होता है। उस पोलिंग स्टेशन में ना तो कोई वोट मांगा जाएगा, कोई भी व्यक्ति वोट नहीं मांग सकता, और अधिकारी तो खासकर नहीं मांग सकता वरना उनकी नौकरी चली जाती है भाई, ठीक है भाई। तो किस धारा के अंतर्गत, धारा इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब तो चलता रहेगा। धारा 184 भाई, धारा 185 क्या है? चुनाव के संबंध में अपने सरकारी कर्तव्यों का उल्लंघन, यानी कि ब्रीच ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटी इन कनेक्शन विद द इलेक्शन। दोस्तों कंफ्यूज जरूर हो गए हैं हम सभी कि क्या हो रहा है कि हर चीज में क्या है कि दो ही चीजें आई हैं। धारा 162 से अभी तक चीजें दो ही चल रही हैं कि भाई या तो वोटर की लिस्ट बनाई जा रही है उसमें उल्लंघन हो रहा है, या फिर इलेक्शन कराए जा रहे हैं, हर चीज में पेनल्टी लग रही है, हर चीज में उल्लंघन की बात हो रही है। लेकिन थोड़ा थोड़ा सभी में डिफरेंस किया गया है, वरना करना तो क्या चाहिए था, इन सभी के लिए 4-5 धाराएं बना देते, हमें भी याद करने में आसानी होती। और क्या है कहने का मतलब, सभी धाराओं में एक जैसा ही है कि थोड़ा थोड़ा क्या किया गया है, चेंज किया गया है। हमारे लिए बहुत सहूलियत हो जाती कि हम 5 धाराएं याद करते और हम एग्जाम के अंदर हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाता भाई, ठीक है। चुनाव के संबंध में अपने सरकारी कर्तव्यों का उल्लंघन, ब्रीच ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटी इन द इलेक्शन भाई, इस धारा के अंदर क्या कहा गया है भाई, देख लेते हैं भाई। देखिए
चुनाव के संबंध में अपनी सरकारी कर्तव्यों का उल्लंघन, अगर कोई कर्मचारी सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता है और दोषी पाया जाता है तो उसे दंडित किया जाएगा। दंडित कितने रुपए से किया जाएगा? धारा 162 से हम लगे थे कि जिसके अंदर 5,000 रुपए का जुर्माना सारे 2020 में लगाए गए हैं भाई। सभी के सभी जुर्माने 2020 में लगाए गए हैं। लगता है कि कोरोना काल आ गया है। और क्या हुआ है? नहीं, कोरोना से तो पहले फरवरी में हो गया था भाई। ठीक है, क्या हो गया कि सरकार को ज्यादा पैसे की जरूरत होगी तो 5,000 रुपए तक के सभी के फाइन लगा दिए गए हैं भाई। ठीक है, इसमें कौन कौन होंगे भाई? ये कहा गया है कि भाई जो ये ऑफिशियल ड्यूटी का जो उल्लंघन कर रहे हैं जो अधिकारी हैं, अधिकारी में कौन कौन होंगे भाई? इसमें लिखा गया है रिटर्निंग ऑफिसर होगा भाई, निर्वाचन अधिकारी होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, पोलिंग ऑफिसर होगा, या फिर और कोई व्यक्ति जो कि राज्य चुनाव आयोग सरकारी कार्यों के लिए नियुक्त करता है, चुनाव से संबंधित कार्यों के लिए नियुक्त करता है, जो कि वोटर की लिस्ट को रखता है, नॉमिनेशन की लिस्ट को रखता है, जो कैंडिडेट अपना पर्चा वापस निकालते हैं उनकी भी लिस्ट रखता है, वो भी एक अधिकारी होता है। रिकॉर्डिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, जो काउंटिंग ऑफ वोट्स कराता है वो भी एक अधिकारी होता है। कहने का मतलब ये है कि भाई जितने भी अधिकारी हैं उन सभी को क्या नहीं करना, किसी का प्रचार नहीं करना भाई, वरना क्या माना जाएगा? उल्लंघन माना जाएगा भाई। किस धारा के अंतर्गत? धारा 185 के अंतर्गत। दोस्तों आज की क्लास बहुत लंबी होने वाली है, लेकिन आप देखिए कि धारा 162 से हम शुरू हुए थे, वैसे तो 171 से शुरू हुए थे, लेकिन 162 भी हमने वहां पे कवर की है। तो भी धारा 162 से धारा 188 तक का आपकी 1 घंटे की क्लास में पूरा निचोड़ निकल जाएगा भाई। ऐसा कोई आपको ट्रिक नहीं है कि भाई आप याद करेंगे ट्रिक से, भाई हम ये चीज याद कर लेंगे। ट्रिक से क्या होगा? ट्रिक से कुछ नहीं होना है। ट्रिक से ये चीजें हैं कि आप देखिए भी आपका हरियाणा ग्राम सेवक का एग्जाम हुआ था, अब हमने एक चीज की तो रट लगा ली है कि भाई हमारी आएगी धाराई, हमारी आएगी धाराई, इसलिए लोग लग गए हैं कि भाई धारा 1 से धारा 2 धारा 3 सभी याद करवाने लगे भाई। इस तरीके से सभी क्वेश्चन धाराओं से तो नहीं आने, उनके अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 से 7 क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, धाराओं के अंदर से पूछे गए हैं, 4 या 5 क्वेश्चन धाराओं से पूछे गए हैं भाई। इसलिए हमें पूरा पंचायती राज को डिटेल के अंदर पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि कभी हम भूल नहीं पाएंगे भाई। ठीक है, और उसके लिए क्या है कि उसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा भाई, इसके ऊपर टाइम लगाना पड़ेगा। हम इस बात की गारंटी अभी भी नहीं दे रहे कि भाई HSSC यहां से आपके क्वेश्चन देगा, क्योंकि HSSC ने अब की बार एक नया टॉपिक उठाया है, उस नए टॉपिक से हमें क्वेश्चन करने हैं। क्या पता अब की बार भी हरियाणा ग्राम सेवक के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाएं, फिर हमें यह पछतावा ना हो कि भाई हमें पता था पहले से कि पिछली बार भी क्वेश्चन पूछे गए थे और अब की बार भी क्वेश्चन पूछे और हमने ये चीजें पढ़ी नहीं भाई। इस बात की कोई हम गारंटी नहीं लेते कि भाई सभी धाराओं से ही क्वेश्चन पूछेंगे भाई। कल हमें कमेंट के अंदर ये बताया जाए कि भाई सर आपने तो पूरा पंचायती राज पढ़ा दिया और क्वेश्चन एक भी आया नहीं भाई, तो ऐसा मत समझे भाई। क्योंकि क्या है कि HSSC को आप जानते हैं, क्योंकि जो कि सिलेबस के वाइज कभी नहीं चलता, हर बार कुछ अलग सोचता है। ठीक है, तो भाई ये है कि भाई ऐसा तो नहीं है HSSC की भाई 22 नंबर की वो आती है आपकी हरियाणा जीके आती है तो उसको उठा के और कुछ कहीं राजस्थान की जीके पूछ ले, ऐसा तो नहीं होने वाला। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 90% हमें एग्जाम से पहले भी ये उम्मीद थी कि भाई आपके ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका कार्य क्या है, आपकी पोस्ट क्या है? हरियाणा ग्राम सेवक की पोस्ट है भाई, जहां पे हमें क्या करना है? पंचायती राज के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि कार्य तो हमें वही करने हैं। सरपंच क्या कर रहा है, सरपंच कौन से कार्य कर रहा है, सरपंच की बात को पंचायत समिति तक पहुंचाना है, कौन सी धारा के अंतर्गत पहुंचाएंगे। तो भाई क्वेश्चन तो बनते हैं और 95% आपके क्वेश्चन पूछे भी जाने चाहिए, बनता भी है भाई इनका। ठीक है भाई, चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये दोस्तों इसके बाद बात करते हैं धारा 186 में क्या दिया गया है कि मतदान केंद्र से बैलेट पेपर को हटाना अपराध है, यानी कि रिमूवल ऑफ द बैलेट पेपर फ्रॉम द पोलिंग स्टेशन टू बी ऑफेंस, यानी कि बैलेट पेपर को मतदान केंद्र से बाहर ले जाना भी क्या है? एक अपराध है भाई। कौन सी धारा के अंतर्गत है? तो भी धारा 186 के अंतर्गत है भाई। ठीक है भाई, क्या कहा गया है देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी चुनाव में किसी बैलेट पेपर को जानबूझकर मतदान केंद्र से बाहर लेकर जाता है या फिर कोई अन्य व्यक्ति उसकी मदद करता है, तो उस केस में क्या है कि दोषी पाए जाने पर उस व्यक्ति को 3 महीने तक की सजा हो सकती है।
अगर कोई मतदान केंद्र से बैलेट पेपर को बाहर लेके जाता है तो क्या हो सकता है, अगर वह दोषी पाया जाए तो क्या होगा कि उसको 3 महीने की सजा होगी। साथ में ये कहा गया है कि 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। दोस्तों ये तो याद रख लो, जितने भी जो जुर्माने हैं वो 5,000 ही है भाई, ज्यादा से ज्यादा 5,000 हैं, कम भी लग सकते हैं भाई, सभी में ज्यादा से ज्यादा 5,000 हैं, कम भी लग सकते हैं भाई, ठीक है। तो बैलेट पेपर को अगर आप बाहर लेके जाएंगे तो 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा, और साथ में क्या है कि 3 महीने की सजा भी हो सकती है और दोनों चीजें भी हो सकती हैं भाई, ठीक है, ये लिखा हुआ है भाई। इसके साथ में ये कहा गया है कि अगर कोई प्रीसाइडिंग ऑफिसर को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है तो वह मतदान केंद्र छोड़ के उस व्यक्ति को जाके अरेस्ट कर सकता है, या फिर किसी अन्य पुलिस अधिकारी को क्या कहेगा कि भाई इस व्यक्ति को अरेस्ट करो भाई। अब क्या होगा, अगर मान लिया कि रिटर्निंग ऑफिसर नहीं भाई, प्रीसाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर तो कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर होता है, पोलिंग स्टेशन पे प्रीसाइडिंग ऑफिसर होता है। प्रीसाइडिंग ऑफिसर उस व्यक्ति को पकड़ लेता है या अरेस्ट कर लेता है तो क्या कर देगा, वो उस व्यक्ति को पुलिस को सौंप देगा, ठीक है भाई। अगर मान लिया पुलिस उसको पकड़ती है तो उसको उसमें क्या लेगी भाई, कस्टडी में उसको व्यक्ति को ले लेगी भाई। अब बात आती है भाई, क्या पता महिला बैलेट पेपर को लेके भाग जाए भाई, हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा कि भाई लेडी पुलिस को भेजा जाएगा वहां पे, तो फिर क्या होगा, जो प्रीसाइडिंग ऑफिसर किसको भेजेगा भाई, महिला अधिकारी को भेजेगा भाई, महिला अधिकारी को भेजेगा उसे अरेस्ट करने के लिए भाई, ठीक है भाई, और बैलेट पेपर को जब्त करने के लिए। तो भाई कौन सी धारा के अंतर्गत है भाई, तो भाई धारा 186 के अंतर्गत है। कौन सी है भाई, धारा 186 के अंतर्गत है। अब बात आती है धारा 187 में क्या है कि अन्य अपराध व दंड, यानी कि भाई कोई अन्य अपराध है इसके अलावा जो हमने डिस्कस किए हैं कि भाई बैलेट पेपर से रिलेटेड हो गए, या फिर कोई इलेक्शन से रिलेटेड दंड हो गए, या फिर क्या है कि भाई वोटर लिस्ट को तैयार करने से रिलेटेड दंड हो गए, इससे अलग भी कोई दंड है तो उनको किस में रखा गया है, वो धारा 187 के अंतर्गत रखा गया है और उनके लिए पेनल्टीज भी रखी गई है। तो भाई क्या क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, ठीक है दोस्तों। देखिए बिल्कुल डिटेल में आपको पूरी सभी धाराएं एक ही क्लास के अंदर सभी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है भाई। इससे पहले जिला परिषद तक की सभी धाराओं को डिटेल में पढ़ाया गया है, और आज की 1 घंटे की क्लास में पूरा चुनाव के नियमों की बात हो चुकी है। और धारा 161 में क्या है, एक ही धारा है, और चैप्टर कौन सा है, 19 है भाई, ठीक है। तो इसमें कौन सी है भाई, अदर वो जो ऑफेंसेस हैं और दंड कौन कौन से हैं भाई। क्या कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी हुआ किस चीज में भाई, नॉमिनेशन पेपर को फाड़ दे भाई, कोई व्यक्ति अगर चुनाव मतदान केंद्र के अंदर जिस दिन मतदान हो रहा है उस दिन क्या करे कि भाई कोई भी नॉमिनेशन पेपर है भाई उसको जला दे या फाड़ दे, हो सकता है भाई ऐसा, ठीक है। या फिर कोई नोटिस है या फिर लिस्ट है जो कि क्या है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा तैयार की गई है या फिर नोटिस लगाया गया है, उसको फाड़ दे भाई। या फिर प्रीसाइडिंग ऑफिसर ने कोई भाई की नोटिफिकेशन जारी की है भाई और उसके सेंटर के ऊपर लगा दी भाई जिस दिन मतदान केंद्र है, तो उसको भी फाड़ दे, तो वो भी क्या है, वो भी एक अपराध है भाई, ठीक है भाई। बैलेट पेपर को डिस्ट्रॉय कर दे, बैलेट पेपर को भाई लेके सेंटर से बाहर चला जाए या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दे, जला दे, तो ये भी एक अपराध होगा भाई। या फिर किसी और व्यक्ति को बैलेट पेपर उठा के दे दे भाई, उसके पास अथॉरिटी तो है नहीं, अथॉरिटी तो अधिकारियों के पास रहेगी। अगर किसी के पास अथॉरिटी नहीं है, वो बैलेट पेपर को उठा के किसी अन्य व्यक्ति को दे दे, तो ये भी एक अपराध है भाई, ये भी क्या है कि अपराध है। तो ये सभी क्या है, ये सभी अपराध हैं। कौन सी धारा के अंतर्गत है, धारा 187 के अंतर्गत। अब दोस्तों एक बात आती है कि ये कार्य कौन कौन कर सकता है। वहां पे क्या है कि या तो लोग वोट डालने जाएंगे या फिर अधिकारी होंगे। तो भाई अगर ऐसे कार्य अधिकारी करता है, ऐसे कार्य अधिकारी करता है, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर करता है ये कार्य, या फिर प्रीसाइडिंग ऑफिसर करता है, या फिर पोलिंग ऑफिसर करता है, या फिर और कोई अधिकारी जो नियुक्त किया गया है, वो क्या करे कि नॉमिनेशन पेपर को फाड़ दे भाई, गुस्से में फाड़ सकता है भाई, ठीक है, कोई बात हो जाए तो वो क्या करे, नॉमिनेशन पेपर को फाड़ दे, बैलेट पेपर को भाई किसी और को दे दे। तो भाई अगर ये कोई अधिकारी करता है तो भाई अगर वह दोषी पाया जाता है तो भी उसको दंड दिया जाएगा। इसलिए अधिकारियों के ऊपर ज्यादा दंड रखा गया भाई। क्या रखा गया है भाई, अब की बार रखा गया है कि अगर ऐसा कार्य किया तो आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है, 2 साल तक की सजा हो सकती है, 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, और चाहे तो दोनों भी हो सकते हैं। 10,000 रुपए का जुर्माना और 2 साल तक की सजा दोनों। अगर मान लें कि क्राइम बड़ा हुआ तो फिर क्या होगा, अगर मान लें कि बड़ी बात हुई ज्यादा, तो वो क्या करेंगे,
एक मीटिंग होगी जिसके अंदर उसको दोषी साबित किया जाएगा, उसी हिसाब से उसको सजा व उसको क्या किया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा भाई। फिर बात आती है कि भाई चलो भाई ये अधिकारी नहीं है, अब कोई व्यक्ति है जो वोट डालने आया है वो बैलेट पेपर को बाहर लेके चला जाए भाई। बैलेट पेपर की पहले भी बात हुई है 186 में, बैलेट पेपर को वहाँ भी फाड़ दे भाई, जला दे या फिर नॉमिनेशन पेपर को कर दे, तो फिर क्या होगा भाई। तो कहा गया है कि उस व्यक्ति को 6 महीने तक की सजा हो सकती है और 5,000 रुपये का जुर्माना भाई। यानी कि अगर कोई अधिकारी है, सरकारी अधिकारी है, उसको उसके लिए ज़्यादा जुर्माना रखा गया है और ज़्यादा उसकी सजा रखी गई है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर करते हुए हैं, वो उसको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए भाई। ठीक है भाई। तो कौन सी धारा के अंतर्गत भाई, धारा 187 के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों आज की क्लास की लास्ट धारा है हमारी धारा 188 और चैप्टर 20 कंप्लीट हो जाएंगे भाई। चैप्टर 20 कंप्लीट हो जाएंगे। अब चैप्टर 21 बचता है और फिर चैप्टर 22 बचता है भाई। ठीक है। चैप्टर 21 में मिसलेनियस की बात हुई है और चैप्टर 22 में कुछ रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों आप जानते हैं जैसे हुड्डा है, हुड्डा कोई अथॉरिटी है भाई, क्या है भाई, हरियाणा अर्बन अथॉरिटी है, तो उसके बारे में क्या है, डेवलपमेंट एजेंसी है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी है। तो भाई उसके बारे में कहाँ पे बात हुई है, उसके बारे में धारा 219 से आगे कुछ सेक्शन डिवाइड किए गए हैं, जिसमें एक एक टॉपिक को उठाया गया है और सभी को 280 धाराओं तक इनको कराया गया है और 2007 में इसकी अमेंडमेंट हुई थी भाई। अब लास्ट धारा की बात करते हैं भाई, धारा 188 कुछ अपराधों के अभियोग। यानी कि कहा गया है कि जो ये अपराध हुए हैं, मान लिया कि भाई कोई भी अधिकारी है, अगर वो किसी व्यक्ति का प्रचार कर रहा है, कौन सी धारा थी भाई, धारा 184। धारा 184, अगर कोई ऑफिशियल है जो अधिकारी है, किसी व्यक्ति का प्रचार कर रहा है या फिर क्या है कि मतदान को प्रभावित कर रहा है, या फिर धारा 185 में अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे से नहीं कर रहा कि भाई ब्रीच कर रहा है भाई, उल्लंघन कर रहा है, तो धारा 185 में और धारा 187 में अन्य अपराध, यानी कि धारा 187 में ये अन्य अपराध हैं। तो भाई कहा गया है कि इनके अंतर्गत कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकता भाई। इनके तहत जितने भी अपराध हुए हैं, जैसे 184, 185 और 187 के तहत जितने भी अपराध होंगे उसमें कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकता। कोर्ट ये नहीं कि डायरेक्ट जांच करने बैठ जाएगा, तो कोर्ट के पास बात नहीं जाएगी। बात कहाँ रहेगी, मुख्य राज्य चुनाव आयोग के पास रहेगी। राज्य चुनाव आयोग और उसकी अथॉरिटी के पास रहेगी। पहले राज्य चुनाव आयोग और उसकी अथॉरिटी ये डिसाइड करेंगे कि इनको कितनी सजा देनी है। अगर वो कोर्ट को कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, तो भी कोर्ट इस मामले में संज्ञान ले सकता है। तो भाई ये कौन सी धारा में कहा गया है कि धारा 188 में कहा गया है भाई। ठीक है भाई। तो भाई आज हमारी धाराएं कंप्लीट होती हैं, धारा 162 से 188। चैप्टर 19 में हमने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनाव की बात की थी भाई। किसकी बात की थी भाई, चुनाव की बात की थी, और चुनाव के साथ में भाई चुनाव की डेट की भी बात की थी। दोस्तों अगर अभी तक वो क्लासेज आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उन सभी वीडियो का आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। इसके साथ में आज हमारी 188 तक सभी धाराएं बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई जा चुकी हैं। 4 मॉक टेस्ट भी हो चुके हैं। मॉक टेस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे भाई। मॉक टेस्ट को जरूर देखें भाई। और थोड़े टाइम के बाद क्या होगा कि जो इलेक्शन के नियम हैं इनके ऊपर भी एक मॉक टेस्ट आ जाएगा भाई। इनके ऊपर भी क्या आ जाएगा, एक मॉक टेस्ट आ जाएगा भाई। तो भाई आप चैनल से जुड़े रहें भाई। अगर जो हमारे दोस्त चैनल से नहीं जुड़े हैं तो भी चैनल का सब्सक्रिप्शन जरूर करें भाई। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें भाई, क्योंकि आपको ऐसा हरियाणा पंचायती राज कहीं पे भी अभी तक नहीं पढ़ाया गया है। अभी तक हरियाणा पंचायती राज बिल्कुल डिटेल में कहीं पे भी नहीं पढ़ाया गया है। इसलिए आप भाई चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों को बताते रहें कि वो भी हरियाणा पंचायती राज को अच्छे से पढ़ लें भाई, उनका भी सिलेक्शन हो जाए भाई। ठीक है भाई। चलो भाई अगली क्लास में मिलेंगे चैप्टर 21 भाई। या फिर सोच रहे हैं कि भाई एक मॉक टेस्ट और आए कि जो हमने पीछे हरियाणा ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ है उसमें जितनी धाराएं आई हैं उनका एक मॉक टेस्ट बनाने की प्लानिंग है। अगर वो हुआ तो उसको डालेंगे, वरना फिर हम आएंगे कि चैप्टर 21 में मिसलेनियस की बात करेंगे। अब दोस्तों मिसलेनियस में क्या है कि ना हम जिला परिषद का ज़्यादा वो करेंगे, ना ज़्यादा ग्राम पंचायत का। अब ये है कि कुछ जो टर्म यूज हुई हैं, जैसे कि क्या है भाई, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन है।
तो भाई राज्य चुनाव आयोग है तो उसकी बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, या फिर फिनांस कमीशन, भाई फिनांस कमीशन है तो भाई फिनांस कमीशन की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, या फिर हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है। तो इन सभी को पढ़ेंगे भाई, इनकी कोई टाइप टूइप नहीं है, तो इनको डायरेक्ट हम बिल्कुल इनको भी डिटेल में ही पढ़ेंगे भाई। ठीक है भाई, चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।